शिवानी बताइए कि अल नीनो ला नीनो में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझाइए अच्छे से। सर वो तो मेरे को कभी नहीं आएगा। मुदित। सर अल नीनो ला नीनो में क्या डिफरेंस है? सर मैं जैसा मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है, सर एक्चुअली जो अल नीनो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है जो कि हर 3 या 7 साल में दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, जो कि ड्रॉट लाता है, फ्लड लाता है या वेदर एक्सट्रीम्स लाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। सर इसमें क्या होता है, ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है जिसमें वार्म करंट्स पेरू कोस्ट पे इन द ईस्टर्न पैसिफिक ये शुरू होता है वहां से, और ये जो अल नीनो है ये एक एक्सटेंशन है वार्म इक्वेटोरियल करंट की, जो कि रिप्लेस हो जाता है कोल्ड पेरुवियन करंट से या हम्बोल्ट करंट से। उसके बाद ये जो करंट है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है पानी का, और फिर जो पेरुवियन कोस्ट पे 10 डिग्री सेल्सियस की से उस पानी का टेम्परेचर गर्म करके ये कुछ चीजों में रिजल्ट करता है, जैसे कि डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, उसके बाद इरेगुलरिटीज इन एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, उसके बाद रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ फोटोप्लैंक्टन्स, फिर जो नंबर ऑफ फिशेज हैं वो रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से। सर अल नीनो का मतलब है चाइल्ड क्राइस्ट, तो क्योंकि ये अपीयर्स अराउंड क्रिसमस इन दिसंबर, सर ये क्रिसमस के अराउंड दिसंबर में पेरुवियन कोस्ट पे बारिश होती है, कोस्ट पे आता है, बारिश करता है। उसके बाद सर ये इंडिया में यूज करा जाता है फॉरकास्ट करने के लिए लॉन्ग रेंज रेनफॉल। सर अपने यहाँ 1990-91 के डेकेड में वाइल्ड एल नीनो आया था, जिसकी वजह से जो ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून थी वो डिले हो गई थी, और जिसकी अभी भी रेंज चल रही है 5 से 12 दिन की। अच्छा जी सर। चलो ठीक है शिवानी, लाल क्लाइमेट, नीला हाँ बताइए मुझे समझ में नहीं आता, वो मुझे समझ में नहीं आता, वो कोई और समझा दो तो फिर हो जाएगा पूरा। चलो शिवानी वो बताइए, क्लाइमेट और जो है ये क्या वेदर में क्या डिफरेंस होता है, और वेदर को कौन से पैरामीटर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं? वेदर होता है मतलब थोड़े समय के लिए होता है, और क्लाइमेट काफी लॉन्ग टर्म रेंज होती है। मतलब अगर वो चेंज भी होगा तो 50-30 साल में जाकर उसमें थोड़े चेंजेस दिखाई देंगे, ऐसे चेंज नहीं होता है। और वेदर को क्या क्या चीज इफेक्ट करती है, वो रीजनल टेम्परेचर या रीजनली कि वो कहाँ लोकेटेड है, वहाँ के टेरेन कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो अलग मौसम होगा कंपैरेटिवली प्लेन्स और कंपैरेटिवली डेजर्ट में देखे, क्योंकि डेजर्ट में सैंड है तो जल्दी मतलब दिन में बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे, एक्सट्रीम वेदर होगा। फॉर एग्जांपल दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और रात में फटाफट ठंड हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। क्या मतलब वेदर को कौन से ऐसे होते हैं जिनके कारण जो है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं? मतलब जैसे आप राजस्थान के वेदर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, तो कौन से पैरामीटर होते हैं जिनके कारण अलग हो जाते हैं? वहाँ की फिजियोग्राफी और वहाँ की डिस्टेंस फ्रॉम सी, और वहाँ पे कौन सी विंड्स मतलब लोकल विंड्स हैं, जैसे राजस्थान में लू है। और बताऊं बस। चलो हिमांशु तुम बताइए कौन सी चीजें हैं जो मौसम को प्रभावित करती है? अक्षांश, उच्चावच, समुद्र से दूरी, पवने, और मौसम को सर वहाँ पे वायुतापेटिया जो बनेगी वो। ये चीज याद रखना, ये चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है उस चीज को। चलो अल नीनो भाई, अल नीनो ना लीनो जो है ना पढ़ लो भाई अच्छे से, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है पीटी में और आगे भी आ सकता है। चलो शिवानी बताइए ITCZ। ITCZ बनता है अपने
मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है विद द मतलब सन के अपेरेंट मूवमेंट से। जैसे जैसे सन का मूवमेंट होगा वैसे वैसे इसका मूवमेंट होगा। और ये हमारा होता है 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मतलब 0 से 5 ऊपर और 0 से 5 नीचे, नॉर्थ एंड साउथ। और ये स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे अगर ITCZ देखोगे आप तो मतलब वहां पे आपको साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा ITCZ को डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, मतलब इस जगह के आसपास के रीजन को, मतलब 5 डिग्री के आसपास को। और क्या बताऊँ इसमें, और रोज रेनफॉल देखने को मिलेगी ITCZ पे आपको 3-4 बजे के आसपास। थंडर स्टॉर्म होगा, क्लाउड्स आएंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आएंगे और बारिश कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए ITCZ का क्या रोल रहता है अपना साउथ वेस्ट मानसून के लाने में? कहाँ सो रहे सर? मुझे क्या? सर मैं ITCZ सो नहीं का रहा क्या? था। सो गए थे? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं उधर को गया था जरा। हाँ सर, मैं बोलता हूँ। सर ITCZ जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल सही है, लो प्रेशर जोन है जो कि इक्वेटर की रेंज में ही रहता है, 0 से 5 नॉर्थ और साउथ। उसके बाद सर ये ITCZ को इंडिया के कंटेक्स्ट में मॉनसून ट्रफ कहते हैं, क्योंकि ये एनकरेज करता है थर्मल लो विंड्स का नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर। उसकी वजह सर ये जैसे जैसे शिफ्ट होता है तो ट्रेड विंड जो है वो साउथ हेमिस्फीयर को क्रॉस करती हुई इक्वेटर से फ्लिप बैक होके ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ जाती है, जो कि फिर इंडिया के इसके ऊपर जो अपना भूभाग है उसके ऊपर चलती रहती है। उसके बाद सर ये ब्लो करना शुरू होती है। उसके बाद ये साउथ वेस्ट मानसून बन जाती है। उसके बाद सर ये मैं आपको बता रहा हूँ समर्स के बाद का। और फिर जब ये विंटर्स का महीने आते हैं, जब ये रिट्रीट होना शुरू करता है, जब ये नॉर्थ ईस्ट बन जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून बन के जब ये साउथ वेस्ट मानसून बन के जाएगा तो सबसे पहले केरला में टकराएगा। उस तरफ से चलता हुआ ये केरला से ऊपर दक्कन से ऊपर अपने गंगा वाला प्लेन और फिर गारो खासी जयंतिया में टकरा के वहीं सबसे ज्यादा बारिश कर जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद जो रिट्रीट होगा तब ये उलट के नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा और ये अपने ये तमिलनाडु वाला कोस्ट जो है उस पे बारिश करता हुआ खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ध्यान से समझ लेना, ITCZ इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, और वो पता होना चाहिए। ठीक है, लेनो ना लेनो भी अच्छे से पढ़ लेना। चलो, हिमांशु, मानसून का विच्छेद क्या होता है? मानसून का विच्छेद मतलब सेपरेशन। सर जब मानसून बीच में 1 या 2 हफ्ते के लिए जब मानसून के बीच में बरसात ना होती तो मानसून का विच्छेद कहते हैं सर। अच्छा, हाँ शिवानी बताइए, आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू, ये क्या है? सही, गर्मियों में कभी कभी जो बारिश होती है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, मतलब दाब की वजह से, मतलब कम, मतलब लो प्रेशर की वजह से, उसको कहते हैं मैंगो शावर। और काल बैसाखी जो मतलब मॉनसून से पहले आती है, गर्मियों में आती है, समर्स में आती है। अच्छा सर ये लोकल स्टॉर्म्स हैं हॉट वेदर सीजन के, बिल्कुल सही बताया। कौन आ रहा जा रहा है? सर ये मिस काजोल कौन है? बार बार स्क्रीन पॉपअप हो रहा। वो आके अच्छा चली भी गई। सर इसमें मैं और बताना चाहूंगा, जैसे मैंगो शावर को कर्नाटक और केरला में होता है ये ब्लॉसम शावर जो कॉफी के लिए कॉफी के फूलों को ब्लॉसम करता है, वो केरला में होता है। जिसको और जो काल बैसाखी है ये बैसाख मंथ में होता है आसाम और बंगाल में।
इसको साइंटिफिकली नॉर वेस्टर्स कहते हैं। और उसके बाद जो लू है जैसे पहले भी बताया, बिहार, दिल्ली, गंगा वाले प्लेन में, हमारे यहाँ राजस्थान के प्लेन पे ये लू चलती है गर्मियों में। अच्छा, चलो ठीक है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कोई समझा सकता है? यूपीएससी ने तो पूछा नहीं है, पर याद रखना कि सर है ही नहीं, ये सिलेबस में नहीं है कोपेन वाला। सिलेबस में नहीं है मतलब कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो सिलेबस में नहीं है जब एनसीईआरटी में पूछा नहीं ना कभी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई राजस्थान पीछे तो पूछता है, पर यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं है। राजस्थान में तो ये क्वेश्चन आया था अभी इस साल के, हर साल आता है ये पीटी में, ये मैंने देखा है। पीटी में आता है ये क्वेश्चन जी। तो तुम्हें पता है मुदित, कैन यू एक्सप्लेन? सर एक्सप्लेन तो नहीं, जैसे मैं मेजर मेरे पास एक कोई मैप है राजस्थान पीटी का ही, उसमें मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या जो कोपेन ने बताया वो अपने इंडिया में मेजरली कहाँ कहाँ पाया जाता है। सर मैं बताऊँ, थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। सर एक अच्छा है मैप मिल गया मुझे, बड़ा अच्छा सा। सर एक स्कीम है कोपेन की, एएस का मतलब है मॉनसून विद ड्राई समर सीजन। ये सर ये तमिलनाडु में मिलता है आमतौर पे। उसके बाद एक है AMW, ये मॉनसून टाइप विद ड्राई शॉर्ट सीजन। ये सर वेस्टर्न घाट्स के एरिया में मिलता है, ये केरला, कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, गोवा में मिलता है, गोवा के दक्षिण में मिलता है। गोवा, हाँ गोवा का तट, जहाँ जहाँ वेस्टर्न घाट्स का फैलाव है वो यहाँ वहाँ ये माना जाता है। उसके अलावा सर एक स्टेपी BSWH, ये स्टेपी है, ये दक्कन का सूखा पठार में मिलता है ज्यादातर। एक है ट्रॉपिकल सवाना AW, ये बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाता है। उसके बाद अपने जो गंगा प्लेन का है वो मेजरली मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर है, जो कि CWG है। उसके बाद अरुणाचल और असम का ऊपर वाला भाग है, भूटान के आसपास वाला, उसमें मिलता है DFC, जो कि है कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर्स। उसके बाद अपन चलेंगे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ भागों में, यहाँ पोलर टाइप E टुंड्रा मिलता है। उसके बाद अपन वेस्टर्न राजस्थान की तरफ आएंगे, पंजाब और वेस्टर्न राजस्थान की इस तरफ आएंगे, उस समय हमें मिलेगा BSWH HW स्टेपी टाइप। थोड़ा नीचे आएंगे जहां अपना डेजर्ट शुरू है, जैसलमेर वाला, ये एक्सट्रीम वेस्ट राजस्थान में कैपिटल WH छोटा W, ये हॉट डेजर्ट टाइप है, ये गुजरात तक मिल सकता है। ये है कुछ, मेरे पास एक मैप रखा मैंने आपको बता दिया। तो कैसे यूपीएससी कभी पूछा नहीं, पर तो ये बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है। ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ऐसे एनसीईआरटी में दिया है, पर यूपीएससी कभी पूछता है नहीं। चलो हाँ सर, नहीं पूछेगा यूपीएससी। अरे पूछ लिया तो ऐसे तो भाई पढ़ लेना, कोई एनसीईआरटी में जो चीज दिया उसको इग्नोर मत करो। 2 मार्क्स मेरे वाले ले लेना सब, दो सबको दूंगी। दान तब दिया जाता है जब आपके पास अति संग्रहण हो। ये बात भी याद रखना। भिखारी बोलेगा मेरे पास ले लो, कितना करोड़ रुपए लेना, तब हाउ इट इज पॉसिबल। क्या लॉजिक है भाई। चलो ईमान से बताइए कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के सर वो क्या बोले सर, वापस बोलना। जाड़े जब आरंभ होते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है, किस कारण से होती है? सर जो मानसून वापस लौटता है तो वो बंगाल की खाड़ी से पानी लेता है और वहां से अंडमान निकोबार तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मानसून का? सर वो हिंदी में शब्द बोलना नहीं आता, वो निर्वर्तन, नॉर्थ ईस्ट बोल दो। मानसून निर्वर्तन बोलते हैं ना सर, जब मानसून को लौटने को, जो एनसीईआरटी में शब्द बोलते तो मानसून से नहीं, साउथ वेस्ट मानसून होता है, कौन सा मानसून? उत्तरी पूर्वी मानसून। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा उत्तरी पूर्वी। चलो तो सर एक बात बताओ, मतलब मैं लॉजिकली अगर देखूं तो विंटर रेनफॉल होती है तमिलनाडु में, है ना? तो ये हो गया अपना मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट,
ठीक है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में उगने चाहिए सिट्रिक फ्रूट, तो ये लोग उगाते क्यों नहीं है? अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? बरसात होने का मतलब ये सही है कि मेडिटेरियन जलवायु पाया जाता है वहाँ पे। ये तो ना डिटेल सर, मेडिटेरेनियन जलवायु यही तो होती है कि विंटर रेनफॉल होती है, फिर वहाँ पे खट्टे वाले फ्रूट अरे भाई ये रिटर्निंग मानसून है, ये अलग चीज है। अरे शिवानी जी, वो मेडिटेरेनियन जो मॉनसून आप कह रही है ना, उसके लिए वो वाले एल्टीट्यूड भी तो होने चाहिए। ये बात ही सही है। हाँ सिट्रस फ्रूट उगाने के लिए अपने वो एल्टीट्यूड थोड़े है, ये अपने तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, ये जो भी फिनोमिना हो रहा है इक्वेटर के ऊपर, और वो भाई जो है एक वो बात ट्रॉपिक ऑफ बताऊं, कैंसर है ना, साउथ अफ्रीका में, मैंने साउथ अफ्रीका में पढ़ा है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वेस्ट कोस्ट पे। मेरे को युवराज ने पढ़ाया है। शिवानी इधर देखिए, 0 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब याद रखना, जो वो एक होता है वो समझ रहे हो 25 डिग्री से लेके शायद 25 से ऐसे होता है, जो भी है 30 के बीच में होता है वो मेडिटेरियन जलवायु। और जो वो नॉर्थ और साउथ में है, तो जो अफ्रीका है वो साउथ वाला एरिया है भाई, इसलिए होती है वहाँ पे। अरे तुम आधी आधी चीजें क्यों सीखते हो? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे साइक्लोन क्यों बनते हैं, और साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? सर साइक्लोन ज्यादातर अपने लो प्रेशर होता है, उसी में ही बनते हैं, और वो फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं। वो फिर हवाएं अंदर की तरफ आके एक एन सर्कल करते हुए फिर वो जाते हैं। ये ज्यादातर समुद्रों में ही बनते हैं, क्योंकि वहां पर हवा को बहुत जगह मिल जाती है, क्योंकि लैंड नहीं है ना, बहुत जगह मिल जाती है अक्यूमुलेट होने की, और पानी भी वहां से इकट्ठा कर लेती हैं वो हवाएं, फिर वो मोशन में आ जाती हैं, तो चक्कर लगा के, जिसको चक्रवात कहेंगे हिंदी में, वो फिर अपनी वेलोसिटी से वो बढ़ती है तटवर्ती इलाकों की तरफ, तो इसलिए बनते हैं ज्यादातर। और ये सर अपने बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर आते थे, और अभी देखा गया है कुछ सालों में अरेबियन सी में भी आने लगे। और क्या कंडीशन होती है इनका जनरेट होने के लिए, कैसा चाहिए? सर हाई, एक लो प्रेशर है, एक तो ये तो आम जनरेशन है। टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ 20 होना चाहिए, 25 से ऊपर होना चाहिए। 27 पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था। हाँ तो 25 से ऊपर। 27। चलो हिमांशु ये बताइए कि जितने भी आप वर्ल्ड में देखोगे डेजर्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट पे ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सर शुष्क हवाओं के कारण वेस्टर्न कोस्ट पे चलती है ना, इसलिए। बस एक ही रीजन है, एक ही रीजन है। वेस्टर्न कोस्ट पे शुष्क हवाएं चलती है सर। मोदी तो क्या होगा सर? यही मोदी बताइए। हाँ सर, क्यों बनते हैं वेस्टर्न ये कोस्ट? मैंने कहीं ये क्वेश्चन ऐसा लगा ये सुनीला सा है, मतलब पढ़ेला। हाँ सर, आपने 9th पढ़ाई थी ना, तब भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था। हाँ तो जवाब दीजिए तो फिर। क्या जवाब दूंगा मैं, वो रीजन तो याद ही नहीं आ रहा हूँ। शिवानी तुम्हें याद है, तुम बताइए। हाँ सर, ये आपको ना ट्रॉपिकल में जहाँ पे ट्रेड विंड्स हैं वहाँ पे दिखेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे। अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे दिखेंगे। अब तो वेस्टर्न कोस्ट का इसमें जो वो है ना, मतलब रीजन है, वो पहला रीजन है कि वहाँ पे आपको कोल्ड करंट्स देखने को मिलेंगे, जो है आपको अमेरिका वाले साइड, साउथ अमेरिका साइड आपको पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट देखने को मिलेगा। अगर आप अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में जाओगे तो आपको बेंगुला करंट देखने को मिलेगा, और आप ऑस्ट्रेलिया के अगर इधर देखोगे तो आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखने को मिलेगा, है ना। पहला ये है, इस वजह से ड्राई कंडीशन बनती है। दूसरा रीजन आप ये दे सकते हो कि जो ट्रेड विंड होती है ना, वो ईस्टर्ली होती है, मतलब ईस्ट दिशा से आ रही है, जहाँ से सूरज उगता है ना उस दिशा से आ रही है। तो क्या होती है, सारा मॉइस्चर पीछे ही छोड़ आती है, और जो जब तक वो एंड में आती है ना, मतलब कॉन्टिनेंट के एंड में, तो उनका मतलब सारा मॉइस्चर निकल चुका होता है, वो ड्राई हवा बन जाती है। इस वजह से ड्राई कंडीशंस, दो ड्राई कंडीशंस अब एक साथ मिलेंगी तो फिर डेजर्ट तो फॉर्म करेंगी ना। और तीसरा रीजन? अब तीसरा रीजन नहीं सर, तीसरा नहीं पता। अरे तीसरा हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है ना।
चलो जेट प्रवाह को समझाइए हिमांशु, जेट प्रवाह। जेट स्ट्रीम। हाँ जेट स्ट्रीम सर ये वो उसमें चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ और कैस्पियन सागर के ऊपर की तरफ से चलती है। मेरे को सर अभी याद नहीं सर ये मेरे को। मुदित बताइए, मुदित जेट प्रवाह। मुदित। अब मैं क्या बताऊं? हाँ सर, मैं क्या बताऊं जेट स्ट्रीम का? क्या बताओगे तुम, बताइए और क्या बताओगे। चलो शिवानी तुम समझाओ। अब देख पाऊंगा, मिल जाए कहीं शिवानी, दिमाग में। शिवानी कहाँ चली गई? ऊपर ही है। शिवानी इज अवेलेबल? कुछ तो बोलो। सर माइक बंद है वो शायद। तुम बोलो मुदित, तुम्हें नहीं आ रहा जेट स्ट्रीम? नहीं सर, ऐसे मतलब वो हो क्वेश्चन आए तो मैं कर भी लूं लॉजिक लगा के, पर ऐसे समझाना नहीं आ रहा मुझे। शिवानी कुछ बोलोगी? देख लेता हूं। शिवानी काम सर वो करती नहीं है शायद। सर शिल्पा से पूछ लो ना। चलो शिल्पा तुम बताइए। नहीं नहीं सर मुझे नहीं पता ना। सर आप ही समझा दो। सर अभी कौन सी क्लास की एनसीईआरटी चल रही है? 11th क्लास 11th की। की। 11। सर कौन से चैप्टर? क्लाइमेट। क्लाइमेट। चलो मुझे एक्चुअली सर मैंने ये पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि पीछे बुक बाकी थे इसलिए नहीं पढ़ा मैंने। यूट्यूब पे जाके ना वीडियो देख लिया करो। जी सर। चलो वेस्टर्न सर आप डिस्टर्बेंस ही क्या होता है मुदित? हाँ सर, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जैसे अभी पहले भी बात हो रही थी, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से वहाँ जो मॉइस्चर है उस वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं जिसको शायद वेस्टर्लीज ही कहते हैं, वो वहां से चल के मॉइस्चर को इकट्ठा करके इंडिया की तरफ आती हैं। जो अपना वेस्ट कोस्ट है, जो अपने वेस्ट कोस्ट के ऊपर जो सूखा इलाका है अपने राजस्थान का, वो उस तरफ आती हैं। उनमें मॉइस्चर होता है। ये ठंड के महीनों में, अभी जाड़े के महीने में आती है। उसके बाद वहाँ हाई प्रेशर है, कंपैरेटिवली यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही विंड चलेगी, ये हम सबको मालूम है। तो उसके उसी में है बाद ना जेट स्ट्रीम का रोल रहता है भाई। वही जेट हाँ, स्ट्रीम है हमें जो भारत के है ना धरातल से लगभग 12-13 किलोमीटर ऊपर उड़ती है ये। हाँ, ये जब सर वेस्टर्ली जेट जाती है ना तो उसके कारण जो है ये तिब्बत के पठार पे आके वहाँ पे मिलती है। तो उसी के कारण जो है हिमाचल से लेके उधर बर्फबारी होती है और इधर बरसात होती है। तो जेट स्ट्रीम का हाँ रोल रहता है। हाँ सर, अब मैं आगे बताऊं। सर उसमें अपने अरावली से टकरा के ये उस वेस्टर्न राजस्थान में ये थोड़ी सी रेनफॉल और अपने बर्फ, जिसको बर्फबारी, वो सब कर देती है। ये अपने जब जाड़ा चल रहा होता है जब आती है। चलो हिमांशु कोरियलिस फोर्स को समझाइए। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, 2 बार पूछ चुका कोरियलिस फोर्स से। सर कोरियलिस कल कच्चा पक्का से याद है सर कि वो पवनों पर लगने वाला बल है जो उसके उत्तर में पवनों को नॉर्थ में तो सर उत्तरी अक्षांश में तो नॉर्थ की साइड कर देता है, मतलब क्लॉकवाइज, और दक्षिणी अक्षांश में एंटी क्लॉकवाइज कर देता है। और कोरियलिस बल सर ये भूमध्य रेखा पे 0 होता है और उस पे ऐसा नहीं उस पर सर ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पे 0 होता है। मुझे तो 0 क्या होता है इक्वेटर पे? सर 0 क्यों होता है सर, ये मालूम है 0 होता है, पर क्यों होता है का तो लॉजिक मेरे हिसाब से वो है कि उसमें ITCZ है वहां पर, इसलिए। वहाँ ITCZ है तो अभी तुमने समझाया था ITCZ तो वेरी करते रहता है। हाँ, तो सर ये मालूम है कि ये जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ती है उसके साथ साथ बढ़ता है। ये क्वेश्चन आया था क्योंकि। अरे भाई ये तो पता होना चाहिए क्यों कोरियलिस फोर्स 0 होता है वहाँ पे सर वो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है इसलिए।
नो, ये रीजन तो इसलिए नहीं है, wind ये रीजन तो नहीं है। फिर क्या सर वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है इसलिए? अरे इक्वेटर पे तो हाई प्रेशर कैसे बन जाएगा भाई, लो प्रेशर बनता है ऐसे भी वहाँ पे इक्वेटर तो। पे नहीं, हाँ इक्वेटर पे तो लो लो प्रेशर प्रेशर रहता है मतलब ऐसे वहाँ पे भी। वो सर आपके अंदर ये बल सबसे ज्यादा होता है इसलिए इक्वेटर पे तो। अब कंट्री बल ज़्यादा क्यों होता है? ये तो नहीं दिया सर। अरे ये वेश क्या भाग गई शिवानी? कोई काम होगा सर इसलिए चली गई होंगी। तो यही नहीं पता मुझे जीरो क्यों होता है। सर पढ़ा हुआ है वो है कहीं, अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा, कहीं ढूंढ लेता हूँ। पता होना चाहिए भाई, 2 बार रिपेज क्वेश्चन पूछ चुका है। आप ही बता दो कहाँ है। ये मुझे बताओ, ये बढ़ते क्यों चले जाता है जब आप उधर बढ़ते हो तब? क्या मतलब पोल की तरफ बढ़ते हो तब क्यों बढ़ जाता है ये? क्या क्या? अरे कहाँ चली गई थी तुम, पहले बताइए क्यों कोरिलेस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पे? अच्छा, हाँ वो तो बहुत इजी है वो। देखो मतलब अगर मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बीच में से है ना रेडियस ज्यादा है, और अगर आप ऊपर की साइड देखोगे ना तो रेडियस कम है ना। मतलब गोलाई इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे जाओगे ना तो एक पॉइंट ही है। फॉर एग्जांपल मानो एक पॉइंट है और आपको अगर घूमना है, इक्वेटर पूरा घूमना है तो आपको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, और पोल पे अगर आप घूमोगे तो बस आप खुद गोल गोल घूम जाओ। सही बात तो है। वही तो पोल है ना। तो वैसे ही कोरियोलिस फोर्स वहां ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां तो एक पॉइंट ही है ना, तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, तो फटाफट गोल गोल घूम जाओ। और यहाँ पे पोल वर्ड्स कम इसलिए हो जाती है क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करना पड़ता है। ये असली रीजन है। चलो जेट स्ट्रीम भी समझा दो इन लोगों को। जेट स्ट्रीम, हाँ जेट स्ट्रीम्स बहुत बस जेट स्ट्रीम में एक चीज होती है, जेट स्ट्रीम में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती। मतलब कोई भी चीज, मतलब आप जमीन पे चलोगे तो आगे से कोई चीज आपको रोकेगी, पर आप बहुत ऊपर जाओगे तो जमीन होगी ही नहीं। तो जमीन मतलब 1000-2000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो जमीन नहीं होती है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए वो आइसोबार से पैरेलल चलती है और इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। चक्रवातों को लाने में इसका रोल रहता है, साइक्लोन को लाने हाँ, में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ना सर, उसमें हेल्पफुल होती है ये। चलो जो मतलब ऊपर के वाले होते हैं, जो लैंड और वाटर पे दोनों पे आते हैं। साउथ वेस्ट मानसून को समझाइए मुदीत। समझा रहा हूँ सर, साउथ वेस्ट मानसून को समझा रहा हूँ। वही है सर, आईटीसी जेट में समझाया था ना, मतलब आईटीसी जेट के साथ ही तो चले हैं ये। चलो शिवानी तुम वही तो बताइए, है। ये नहीं। मुदीत घास काट रहा आजकल। शिवानी तुम समझाइए। अच्छा, क्या होता है मॉनसून आने से पहले, जब मॉनसून मतलब मान लो गर्मियां पड़ रही है, तो क्या होता है जो सन होता है वो बहुत ज्यादा ट्रॉपिक पे होता है अपने, मतलब इंडिया, मान लो इंडिया एक सेंटर पॉइंट रखते हैं, तो इंडिया पे बहुत ज्यादा गर्म कर देता है वो लैंड को, है ना। अब देखा जाए तो लैंड जल्दी गर्म होता है सी से। इस वजह से क्या होता है, जो आईटीसी जेड है वो अपने इंडिया पे शिफ्ट हो जाता है, तिब्बतन प्लेट्यू पे। नॉर्थ की अब जैसे ही वो शिफ्ट होता है ना, वो जैसे ही शिफ्ट होता है, हाँ, तो वो जो उसके अब 2 विंड्स चलती हैं, एक नॉर्थ की साइड चलती है, एक साउथ की साइड चलती है। अब जो साउथ की साइड होती है ना, साउथ की साइड होती है वो इधर घूम जाती है सिर्फ इंडिया वाली जगह पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और सी में इतना टेम्परेचर नहीं है जितना अपने इंडिया के तिब्बतन प्लेट्यू पे आ गया, इसलिए वो अपना मतलब घुमा लेती है अपने आप को। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, दबाव जो होता है, मतलब प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स जाता है, विंड ऐसे जाती है, इसलिए वो इस साइड आ जाती है, इसलिए वो साउथ वेस्ट में मतलब विंड बन जाती है, ट्रेड विंड, और फिर वहां पे वैसे बारिश होती है। मतलब और रीजंस ज्यादा मेरे को आते नहीं है, बस ये अच्छे से आता है। चलो कोरिलेस फोर्स में कौन सा नियम लगता है शिवानी?
कॉरियोलिस फोर्स में 3 लगते हैं। एक जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, हाँ, और जियोस्ट्रॉफिक विंड, फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा भूल गई अभी, मतलब आ नहीं रहा। 2 तो मेरे को पता है कि ये लगते हैं, इस वजह से वो घूम जाती है, मतलब वो टेढ़ी होती है, वो आइसोबार से पैरेलल नहीं हो पाती क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक लेता है पैरेलल होने से। फेरल लॉ किसको बोला जाता है? किसको? फेरल लॉ। फेरल लो फ्रिक्शन वही होती है, कोरियोलिस फोर्स होती है। फेरल ने ही तो दिया था कोरियोलिस फोर्स। चलो, हाँ, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो हिमांशु आप बताइए कि अरब सागर में जो चक्रवात कम आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं, क्यों? मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। मेंस 2013 या 14 के क्वेश्चन है ये। सर याद नहीं आ रहा, वैसे मैंने पढ़ा हुआ है ये, पर मेरे को अब याद नहीं आ रहा सर। चलो बताइए शिवानी। सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है। क्या आप बात कर रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन। चलो मुदीत। सर सच में नहीं आता। अरे भाई मेंस से क्वेश्चन आया हुआ है ये। मुदीत। सर बे ऑफ बंगाल में, हाँ सर बता रहा हूँ सर, बे ऑफ बंगाल में ये इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि या तो वो जो वहां पर बे ऑफ बंगाल में जो क्या बोलते हैं, म्यांमार वगैरह से भी पानी वो खींच लेता है ना, क्या बोलते हैं, या इसलिए आता होगा। ये लॉजिकल बता रहे आंसर, कुछ भी लॉजिक नहीं है। कुछ भी बता रहे हो, मतलब मुदीत कुछ भी चलेगा। क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं तो फिर मैं मतलब इसे पता लग रहा तुम पढ़ाई नहीं किए। अरे सर ये पढ़े में ये कॉन्सेप्ट मेंस में ज्यादा काम आते हैं, प्रीलिम्स तो निकले पहले। वही दोनों की इंटीग्रेटेड होती है पढ़ाई। चलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो साइक्लोन बनने के लिए पहले कंडीशन बताते जाओ। शिवानी क्या कंडीशन होती है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर कब बनता है? सी, जब टेम्परेचर गर्म होता है। मुझे बताइए, नमक का पानी जल्दी गर्म होता है या नॉर्मल पानी जल्दी गर्म होता है? नमक का पानी। अरे नमक घुला हुआ पानी जल्दी गर्म होता है या बिना नमक वाला जल्दी गर्म होता है, बताओ। नमक वाला। अच्छा। पता नहीं। मैंने सोचा गुजरात में लोग सॉल्ट बनाते हैं। नहीं नमक का पानी होता होगा ना, क्योंकि जब भी तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कारण सर, सी ब्रीज तो समुद्र पे ही चलती है ना, जो उसके नमक का ही होता होगा। अब ध्यान से सुनो, पहली बात देखो, एक तो क्या है कि जो अरब सागर वाला है ना जल, अरब सागर वाला जल जो है एक तो खारा जल है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स जो है कम फ्लो होती है उधर की साइड। और जो वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है वहाँ पे याद रखना कि रिवर बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा रहता है। तो फ्रेश वाटर जब ज़्यादा रहता है तो वो जल्दी बॉईल होता है, जल्दी गर्म होता है, तो लो प्रेशर बनता है। तो सब एक ही बात है, इसके लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये देखो, अगर आप बंगाल की खाड़ी को देखोगे तो थोड़ा सा ये मतलब घिरी हुई है, इधर से भारत से घिरी हुई है, फिर तो म्यांमार ऐसे देखोगे तो इधर घिरी हुई है। तो यहाँ पे इसको सर्कुलेशन का अच्छा खासा वो मिल जाता है। वहीं अरब सागर देखोगे तो अरब सागर पूरा खुला हुआ है, मतलब एक एरिया भी इसका मायने रखता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसमें मेन कारण तो ये है कि यहाँ पे लो प्रेशर है ना, जल्दी क्रिएट होता है कंपैरिजन टू अरब सी, इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा चक्रवात आते हैं। परंतु अब ऐसा बोला जा रहा है कि अरब सी में भी अभी देखोगे कुछ सालों में जो है यहाँ पे जो है कि जल्दी से वो हो रहा है, यहाँ पे भी साइक्लोन आने लग गया। उसका कारण ये है कि इसका जो पानी है ना अरब सी का, अब ये भी जो है थोड़ा गर्म रहने लग गया है, ये चीज़ याद रखना।
तो जब गर्म होगा तो लो प्रेशर जल्दी क्रिएट होता है। तो ये रीजन जाके चेक करना, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ भी है इसका। तो और एक दो कारण और ठीक है सर। तो एक बार चेक कर लेना अच्छे ठीक से। है। पर आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। चलो, वेजिटेशन चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आनी चाहिए इसके बारे में। यूपीएससी ने 2023 में भी पूछ लिया था, तो आपको इसका पता मतलब पता होना भी चाहिए। एक ही चीज़ बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेना, पहले बता रहा हूँ। क्लाइमेट वाला भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जो अभी चैप्टर किए हैं अपन, तो ये चीज़ याद रखना। चलो मुदित बताए, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं अभी टोटल? मुदित कहाँ भाग गए? ये मेरा माइक बंद है सर, मैं बीच बीच में सब लोग आ जाते हैं मुझे परेशान करने, क्या करूं मैं। सर 18 है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाले। और एमएबी प्रोग्राम के तहत कितने हैं? हाँ वो एमएबी वाली तो मैन एंड बायोस्फीयर तो बोल रहा हूँ। फिर यूनेस्को 18 ही है ना? अरे यूनेस्को हेरिटेज में 12 है, 12 है मैप वाले। तो 18 कौन से हैं? मैं तो यही कंफ्यूजन रहता है, 18 कौन अरे से हैं, 22 पे 12 रिजर्व कौन से हैं? है वो, 18 तो टोटल, उसमें एमएबी प्रोग्राम में 12 है। चलो शिवानी, आखिरी में कौन सा जोड़ा अच्छा। गया है, मतलब लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया है? नो आइडिया। भाई सर क्या आप पूछो सर, या पहले पूछ चुके हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो क्या पूछ रहा हूँ मैं, तब पढ़ा हूँ तभी तो बता रहा हूँ ना, नया इसमें ऐड हुआ है। सर कौन सा हुआ है? 2020 में जगह का हुआ नाम है, बता दो फिर। 2020 में ऐड हुआ है, पन्ना पन्ना। अच्छा पन्ना एमपी वाला। हम्म, अच्छा वो इसमें ऐड हुआ है क्या? मतलब 18 तो थे ही, पर एमएबी प्रोग्राम के तहत पहले जो, ये शिवानी तुम कंफर्म बता रही हो ना 12 है? क्योंकि मुझे याद है हाँ, जहाँ तक 10 थे अपने एनसीईआरटी में पढ़े भी थे, तो फिर मैंने है ना देखा था सर्च करके, तो 11 हुए, 11वां ये जुड़ा था पन्ना वाला। 12 अच्छा कौन? 12 है, मैंने एक बार- लास्ट ईयर पढ़ा था ना, तो 12 पे ही जित बहस हुई थी मेरी आपसे। तो कौन सा जुड़ा है ये सर, बताइए ये ना, 12 नंबर पे 12 कौन सा है? सेकंड। हाँ सर, 2011 में है ना, हम्म, पन्ना पन्ना बना है। अरे 2020 में मैंने हाँ, सर्च किया था 11 तो। अरे ये तो नहीं, एक सेकंड। 22 पे रिजर्व बना है अच्छा, अच्छा, 2011 में तो। मैप के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो ना? हाँ सर मैंने जो लिख रखे हैं ना उसमें 17 है। मुझे मैं नाम बोलूं? अरे 18 है भाई, 18 ये तो कंफर्म है, 22 पे रिजर्व, जिसमें से अब ये कंफर्म करके बताओ। हाँ जी सर, 2010 में शेषलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व बना था, वो 12th वन था। अरे हाँ एक बार मुझे बताइए, मैंने खुद सर्च किया था, पन्ना जो है आखिरी में जुड़ा था 2020 में, एमएबी 2011 में है। सर 11-12 में जोड़ा है। एक सेकंड, एक बार चेक कर लो। कोई सर्च कर लो। हाँ हाँ वो बात है, मैंने चेक किया था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मेरे पास जो लिखे हुए हैं ना वो मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं, सर्च करो, मुझे सर्च करो। अरे वो पुराना अरे है मैंने भाई, सर्च आप एक बार सर्च कर लो। हाँ सर्च कर लो। सर मेरे पास टोटल 18 लिखे हुए हैं, मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, ये है ना कंफर्म कर देना, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ। सर दिबांग रिजर्व अरुणाचल में, शेषाचलम आंध्रा में, वेंकटेश्वर वगैरह, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, नौक्रिक मेघालय में, सुंदरबन, सिमिलीपाल, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, ठीक है? और चलो कोल्ड डेजर्ट रिजर्व, उसके बाद कच्छ, फिर पंचमढ़ी, फिर पन्ना, फिर अचानक मार, अमरकंटक और फिर मानस। हाँ ये तो सब है ही। बात तो में जो इसमें पूछ रहा हूँ वो तो बताइए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई 18 नंबर पे मैप पूछ रहे हैं। मैप 18 में से कितने एमएबी प्रोग्राम में हैं? लास्ट में कौन जो उड़ा है, मतलब अभी से रिसेंटली कौन ऐड 12। हुआ? सर 12 ही जो है, और लास्ट पन्ना ही हुआ था 2011-12 में। पक्का सर्च किए हो? हाँ अरे शिवानी एक बार और चेक कर लो आप, मैंने तो यही करा।
रुको मैंने लिखा हाँ भी था। सर, उस दिन मैंने लिखा भी था, एक पर बार। मैंने शायद वो जो अलग टेबल बनाई थी उसमें लिखा था ये चीज़। मैं मैप वाले बता सकती हूँ कौन कौन से हैं। हाँ बताओ। बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में हुआ था, है ना। हाँ, मैप वाले बता रही हूँ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1988, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय में है 1988, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है 1989, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है 1989। ठीक है, फिर आते हैं अपन अंडमान निकोबार में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व सही है। ओडिशा 1994। फिर आते हैं 1999 में मध्य प्रदेश में है पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आते हैं 2000 में जो कि सिक्किम में है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद है अपना केरल और तमिलनाडु के बीच में जो पड़ रहा है अपना अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2001 में हुआ। फिर मध्य प्रदेश में है अचनकमार एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2005। हाँ, और लास्ट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हुआ है जो कि 2011 में और मध्य प्रदेश में है। और इनमें से जो नहीं हुए हैं वो 6 हैं, मानस वाला, डिब्रू साइखोवा, दिबांग वाला, रन ऑफ कच्छ वाला, कोल्ड डेजर्ट और शेषलम, ये नहीं है मैप में। अब सुनो बात ध्यान से सुनिए। शिवानी, आपने जो बताया ना ये एमएबी प्रोग्राम के तो तहत है ना भाई। ये 2011 में तो बायोस्फीयर रिजर्व बना था, पर एमएबी प्रोग्राम में इसको 2020 में ऐड किया गया है। अच्छा, अरे शिवानी एक मिनट बात याद होल्ड। रखिए। शिवानी वो एक और वो बता दो आपने, डिब्रू को क्या बोला आपने? डिब्रू साइखोवा, हाँ वो मेरा नोट ही नहीं है, वो आसाम में है। क्या लिखा है? स्पेलिंग बोलो। DIBRU SAIKHOWA। अरे यार रिकॉर्ड हो रही है, आप सर्च करके लिख लो। साइकोवा। ये ना बच्चों की तरह बात करते हैं, मुदीत को ना उठा के फेंकूंगा मैं एक दिन। ये तो ना छोटी छोटी चीजों के लिए भी है ना मुदीत, थोड़ा भाई आप बच्चे नहीं हो, 25 साल के वयस्क पुरुष बन मुझे चुके मालूम है, हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ सर, मुझे नहीं मिला था ये, इसलिए। चलो ठीक है, छोड़िए। अब सुनिए, मुझे बताइए हिमांशु, चंदन वन कहाँ पे मिलते हैं और किस प्रकार के वन होते हैं? यूपीएससी 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है चंदन से। चंदन सर आंध्र प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं सर ये। चलो शाबाश, सही जवाब दिया एकदम। चलो, नंदा देवी कहाँ पे है शिवानी बायोस्फीयर रिजर्व? अरे फिर भाग गई। मुदीत मेरे बोल। हाँ सर, ये फालतू में। हाँ सर। नंदा देवी कहाँ पे है? सर नंदा देवी उत्तराखंड में ना। चलो ठीक है। डुगोंग कहाँ पे पाई जाती है मुदीत? डुगोंग सर ये क्या है डुगोंग? डुगोंग वो है, वो काऊ समुद्र की काऊ। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन अच्छा। पूछा है भाई 2017 का। गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ चलो, डुगोंग। पर ये सारा ये चैप्टर शायद अपन उधर भी कर चुके थे ना, इसीलिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। चलो, मैं इसे हिमांशु बताइए, बार्किंग डियर कहाँ पाए जाते हैं? भौंकने वाले मर्ग। नहीं ध्यान सर, ये मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ, पर वैसे भी याद नहीं सर ये। सर ये वैसे ये जैसे अचीवमेंट जैम सर, ये क्वेश्चन बताना है, जैसे ये इनके ईयर पूछते हैं क्या कि कौन से ईयर में क्या बना था? नो पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। नहीं लोकेटेड तो सर ध्यान है, मतलब वो तो ठीक है, ये ईयर तो नहीं पूछता ना ये कब बना था। अपन ऐसे पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, मे भी प्रोग्राम में, ये थोड़ा याद रखना। हाँ वो रिसेंटली तो ठीक है सर, उसके अलावा तो नहीं पूछेगा ना। नो ठीक है बताइए मुदीत, भौंकने वाला मर्ग, बार्किंग डियर
सर ये नहीं मालूम मुझे वो कूदने वाला मालूम है, वो वहाँ जब लॉकटक में कूदने मिलता वाला है। पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है ना। सर कूदने वाला तो मालूम है, शिवानी भौंकने पता, वाला पहली शिवानी बार। शिवानी। हाँ सर, बार्किंग डियर, ये इसको अपन लोकली ना काकड़ बोलते, काकड़। और ये आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। अरे भाई सुंदरवन में पाया जाता है। तो साउथ ईस्ट एशिया ही तो हुआ वो। जो भी है, पर वहाँ के लिए फेमस है। चलो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऑर्चिड और रोडोडेंड्रन कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं? शिवानी बताइए। सर हिमालय के ऊपर आप चल जाओ, वहाँ पे अल्पाइन में चल जाओ, मतलब 3000 से 4000 जो रेंज है ना, क्या है ये वहाँ पे। ऑर्चिड और रोडोडेंड्रन क्या है ये वो है, एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन? अरे भाई जब पाए नहीं, वहाँ सर, जा रहे तो फ्लावर है। एवरग्रीन कैसे हो जाएंगे ये? सर ऑर्किड फ्लावर है सर, क्या है? फ्लावर है, ऑर्किड और फ्लावर है सर, ऑर्चिड तो फ्लावर होते हैं ना, ऑर्किड को तो फ्लावर होते हैं ना, ऑर्चिड। शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में पाए जाते हैं, ये चीज याद रखना। चलो ये माउंटेन फॉरेस्ट। हाँ, कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है हिमांशु? यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन। नहीं सर, ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ मेरे, मैं कल जवाब अच्छा, चलो, देता ठीक तो है। आज तो मेरे याद ही से। शिवानी बताए 2020 का क्वेश्चन है ये तो यूपीएससी का भाई। डांसिंग डियर वाला। अरे कस्तूरी मृग, नहीं कस्तूरी सर, मृग का मैं तुम्हें बताऊं पता है? जब आप रामायण देखोगे तो रामायण मृग में मेरे को पता है, यूके उत्तराखंड। कौन सा वो famous है जाती है, हाँ, सीता जी बोलती है मेरे लिए पकड़ के लाओ। हाँ, नंदा देवी। नंदा देवी में पाया जाता है, याद रखना ये चीज। हाँ ये पता होना चाहिए, यूपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था। सर, वो इंग्लिश में मस्क डियर बोलते हैं। हाँ, सर आपको पता है मस्क डियर की जो वो होती है, मतलब आई पोटी। थिंक वो जो 40, हाँ वो बहुत कुछ ही काम की आती है। अरे भाई बहुत काम की होती है, काम की नहीं, बहुत काम की होती है। क्या सर, क्या बनता है उससे? देखो ना, दो चीज है। अरे ना, इसका मैं एक दिन डॉक्यूमेंट्री देखा था, कभी देखा करो भाई, मतलब जो ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना, तो मैंने देखा था। परफ्यूम से। हाँ, एक क्या होता है ना, इसके जो सिम्टम है भाई, अगर आपको तो देखना है तो ना, एक विशेष प्रकार का फूल पाया जाता है। अगर वो फूल जहाँ पाया जा रहा है ना, ये मतलब उसी को खाता है ये। तो अगर वो फूल जहाँ पाया जा रहा है ना, तो संभावना है कि आप इसको देख सकते हो। ऐसे मिलता, दिखने को नहीं मिलता है, इसको तो विलुप्त तो घोषित कर दिया था। और ये भी देखना चाहिए था ना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एक उसमें है ये कस्तूरी मृग, एक बार देखो, सर्च करके देखो, उसमें है ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है सर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये स्पेशल एक फूल वूल पाया जाता है, उसके आसपास ही मिलेगा ये आपको देखने को, ये चीज़ याद रखना। चल, सर आपको पता है जो मेल होता है ना इनमें से, वो सिक्रीट करता है वो चीज, जो परफ्यूम वाली चीज होती है। चल, सर ये जो आप पूछ रहे हो, ये जैसे एनसीईआरटी में तो 22 रिजर्व दे के उन्हीं वाले याद करने की, इसके अलावा कितने अरे याद वो करने देखो पड़ेंगे? 18 है, 22 पे रिजर्व, उसमें से एमएबी प्रोग्राम में 12 जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है सर, वो नहीं सर, जैसे आप ये पूछ रहे हो ना कि कस्तूरी मृग हो गया, भौंकने वाला, इस टाइप की चीजें कितने 22 रिजर्व की याद करनी है? अरे इसमें एनसीईआरटी में जितना दिया उतना तो कर ही लो। पर हाँ, उतना मेरा कर तो ये लो माना, सर। सुनो, मेरा तो ये माना जितने भी ये 22 पे रिजर्व है ना, 18, इसके बारे में ठीक है सब सर। कुछ याद कर लो। यूपीएससी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता, आप देखना, उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने यहीं से पूछे हैं। यहाँ से कौन सी रिवर गुजरती है, अच्छा, रिवर, वनस्पति और ये हाँ, जंतु। ये सब कर लेना। यहाँ की इम्पोर्टेंट ठीक है की सर। स्टोन प्रजाति कौन सी है, ये सब कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। यहाँ से यूपीएससी हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये बात याद रख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। चलो, शिवानी बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1952। गलत। चलो मुदीत बताइए। 73। और प्रोजेक्ट एलिफेंट? 92। गलत, सही है। सर सही है, दोनों सही है। सही है।
देखो हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई गई थी। अरे एक हुंगुल हुंगुल देखो यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। कहाँ पाया जाता है मुदित हुंगुल? सर हंगुल हंगुल ये हिमालय में ही पाया जाता है, हंगुल डियर। हाँ याद रखना। अब देखो दाचिंगम नेशनल पार्क में, दार्जिलिंग कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना ये चीज। चलो अगला क्वेश्चन। वन्य मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था शिवानी? 72 में। हाँ याद रखना है। और इसमें फिर अभी अमेंडमेंट किया गया है, अच्छे से देख लेना। मुझे बताओ नेशनल पार्क ज़्यादा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? और सेंचुरी ज्यादा है। सेंचुरी होगी ज्यादा मेरे ख्याल से। अभी तो 2-3 300 से ऊपर होंगे सर सेंचुरी। अरे तो 500 से ऊपर तो मेरे एनसीईआरटी ख्याल में लिखा है भाई। से। अच्छा तो अभी तो और ज़्यादा होगा। हाँ सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है शिवानी? सोशल फॉरेस्ट्री आसपास के ट्राइबल लोग मिलके जो फॉरेस्ट्री करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री। अरे आस में ट्राइब नहीं होते भाई इसमें। चलो कोई नहीं। अरे सामाजिक वाणी मतलब जहाँ लोग मिलजुल के फॉरेस्ट का संरक्षण के लिए काम करें उसी को बोलते हैं, और क्या। चलो ठीक है। वन आवरण कितना होना चाहिए हिमांशु? मैं बताऊं 33% सर। और कितना है अभी भारत में? लगभग 23 से 25%। ये नहीं सर। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया बढ़ जाता गया है? अभी रिसेंट। फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे है मुदित? सर मध्य प्रदेश में। नहीं ए गलत बता रहे हो। तो अरे मध्य मैं बताऊं? प्रदेश है ना, सुनो सुनो, मध्य प्रदेश देखो ना, ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी आई होगी, अभी नई वाली अगर आप देखोगे तो देख भी लेना। हाँ। क्वेश्चन पूछते हैं वहां से, है ना। तो उसमें उसने 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये जो मुदित बता रहा है वो जो बिग स्टेट है उनमें है। अच्छा। छोटे स्टेट का वो अलग से लिस्ट बनाने लग गया है, तो वो चीजें देख लेना अच्छे से। तो बताइए शिवानी किस में है? लक्षद्वीप में 91% फॉरेस्ट। लक्षद्वीप में? अरे सर पता है पहले वहाँ पे 0% था, तो वहाँ पे अब क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया अलग होता है और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर अलग होता है। तो उन्होंने फॉरेस्ट एरिया बढ़ा दिया है वहाँ का। लक्षद्वीप में पहले 0% था, अब अभी 91% कर दिया। वहाँ की सारी चीजों को, मैंग्रोव मतलब जो भी चीजें थी ना, सबको इंक्लूड कर दिया, पेड़ वगैरह सब। तो ये IFSR रिपोर्ट नहीं आई है क्या? उससे बता दें। हाँ अब एक बार चेक कर लेना ना, वो अच्छा से सबसे ज्यादा आ रही है बड़ी और स्टेट में। फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हो गया ना, 25.17% हो गया। पहले 23.28% बीजेपी था। वाले कुछ भी कर देंगे भाई। हाँ मैंने 23 पढ़ा था क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। अब 25.25 पर हाँ मेरा ही मानना है कि इंडिया फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है देख लेना, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं उससे। ये मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनते हैं उससे। IFSR रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हाँ ये पढ़ लेना, अच्छे से आती है। एक आध पेज का कंक्लूजन बना लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। आता है क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ। 2019 में जाके देख लो आप, डायरेक्ट पूछा था उसमें। तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछा था उसने। चलो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं शिवानी? ये भी क्वेश्चन पूछा सर था। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप मतलब इस जो अपना ईस्टर्न साइड जाओगे तो टॉल मिलेंगे और वेस्टर्न साइड ड्रॉफ मिलेंगे। आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे वो बताते हो। सुंदरबन में मिल जाएंगे, भितकर्णिका, महानदी डेल्टा में मिल जाएंगे, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोदावरी कृष्णा डेल्टा में मिल जाएंगे, पिचावरम में मिल जाएंगे, मुथुपेट में मिल जाएंगे और पन्नाकयल में मिल जाएंगे, जिसको टुथुकोंडी भी बोलते हैं, कन्नूर में मिल जाएंगे, कारवाड़ में मिल जाएंगे, और आपको गोवा मैंग्रोव मिल जाएंगे, रत्नागिरी में मिल जाएंगे, मुंबई में मिल जाएंगे, गल्फ ऑफ खम्बर में मिल जाएंगे और गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? राजस्थान। लास्ट टाइम भी आपने यही पूछा था। भरतपुर। किस चीज के लिए फेमस है ये? सर माइग्रेटरी बर्ड्स और फ्लेमिंगोस। साइबेरियन क्रेन। अरे याद रखना, रामसर साइट में यही है।
दो है, कौन कौन सी है? दो जो राम से साइड में ऐड है। ये और वो अरे यार उसका नाम याद नहीं आता। एक तो केरला देव है और एक और है, कच्छ है शायद। कच्छ नहीं है, तो उड़ीसा की चिल्का झील। हाँ चिलिका लिखा, कुछ तो है ही ना। सोते रहते हो तुम लोग, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। चलो ओ को चेस्टनट कहाँ पाए जाएंगे? आपको कौन से राज्य में पाए जाएंगे ओ को चेस्टनट? बताइए शिवानी। ओक ट्रीज तो अपने हिमालयाज में मिल जाएंगे ना आपको, और कैशू नट्स भी आपको हिमालय में के आसपास मिल जाएंगे। इनके चौड़े पत्ते क्यों सर होते हैं? कैशू नट तो गोवा के फेमस, सर कैशू नट तो गोवा के फेमस है। अरे नहीं, उत्तरांचल उत्तराखंड उधर पाए जाते हैं। अरे हाँ, तो उधर वेस्टर्न घाट में पाए जाते हो ना, राइट वाले। हाँ, क्योंकि ओक 15 को ही तो सर, ओक को ही तो रिप्लेस किया है पाइन से ब्रिटिशर्स ने। हाँ हाँ, यही दिया है इसमें भी, इसमें लिखा भी है ये चीज़, लिखा है ये, एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, इसमें दिया है ये चीज़। चलो देखो फिर यूपीएससी ने गुज्जर बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये देखो यूपीएससी में भुटिया जनजाति सब पूछा भी था। ये भी वहीं पाई जाती है। ये चीज़ याद रखना। और मॉस और लाइकॉन ये कहाँ पाई जाती है? मॉसेस और लिचन, सर लिचन तो आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, मतलब जहाँ पे शुद्धता बहुत मिलेगी ना, वहीं लिचन आपको पाई जाएगी। अगर लिचन है इसका मतलब वहाँ शुद्धता है, क्योंकि इससे लिटमस पेपर बनता है ना, वही वाली लिचन है जिसे याद एसिड रखना, ये बेस देखते हैं। टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं, समझ रहे हो? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं ये। सालोस वन किसको कहते हैं? शोलाज, हाँ। सर शोलाज नीलगिरी में मिलते हैं, ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ये आपको नीलगिरी, अन्नमलाई और पलानी हिल्स में देखने को मिलेंगे। हाँ, याद रखना ये चीज। चलो, और सागवान के पेड़ कहाँ मिलेंगे तुम्हें? जो शेषलम होते हैं वो श्रीवल्ली वाले। सागवान बड़े बड़े पेड़। सांगवान कौन से होते हैं सर, मेरे को नहीं पता। कुसुम, चंदन, ये सब पेड़ कौन से कहाँ मिलते हैं? सर ये वही मिलेंगे श्रीशैलम में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, डेसिडियस फॉरेस्ट, इंग्लिश में। डेसिडियस है, एवरग्रीन डेसिडियस। कितना सेंटीमीटर बरसात होती है यहाँ पे? सर कितना सेंटीमीटर होती है? उससे कम होती है, 70 से 200। 70 से 100। चलो लंबे की चीज़। और ये कहाँ पाए जाएगा? साइडर, होलक, केल, ऐसे ट्री कहाँ पाए जाएंगे? सर क्या लिखा? साइडर है, होलक और केल। सर नाम ही समझ में नहीं आ रहा। साइडर, अरे एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, ये सब। चलो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो जो आप बोल रहे थे ना, वाइट सेडार, होलॉक और केल, सर ये सेमी एवरग्रीन में मिलते हैं आपको। हाँ, और जो देवदार वो जो मैंने बोला वो एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले। चलो सॉइल, ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ये भी है ना, ओपन कर सके तो उधर। चलो फटाफट कर लेते हैं, फिर लास्ट चैप्टर करेंगे तो आज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये ऐसे कर चुके थे उधर, अपन 9th क्लास में किए थे ना, तो वो सेम ही है। इनको ना साथ में पढ़ना भाई, तो ना फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, चीज़ें रिपीटेड ही है। हाँ, मिट्टी का फॉर्मेशन समझा सकते हो मुदित?
सर मिट्टी का फॉर्मेशन है रॉक डेब्रिस से और ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जैसे पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर लाइफ फॉर्म्स और टाइम। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट करती है। उसके बाद कंपोनेंट्स हैं मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर और एयर। उसके अलावा सर इसकी 3 मेजर लेयर पाई जाती है, होराइजन ए, बी एंड सी। सर होराइजन ए टॉप मोस्ट है, होराइजन बी ट्रांजिशन जोन है ए और सी में, और जो सी है वो लूज पेरेंट मटेरियल से बनी हुई है, और ये लेयर फर्स्ट स्टेज में बनी हुई है जो कि इसी से डिटरमाइन होती है सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन है सॉइल्स की जो कि 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है इंडिया की सॉइल्स में, उर्वा और उपसा। उसके बाद आजकल इसको कलर, टेक्सचर, स्लोप और लैंड में मॉइस्चर कंटेंट के बेस पे आइडेंटिफाई करा जाता है। उसके बाद सर इंडिया में सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 में स्टेब्लिश हुआ, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है जैसे दामोदर वैली की। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग इंस्टीट्यूट अंडर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन सॉइल पे स्टडी करता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, इंडियन सॉइल को नेचर और कैरेक्टर के बेस पे डिफाइन करता है, जैसे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी पे करा जाता है। इंडिया में कुछ मुझे ये मेजर कहाँ से पढ़ पढ़ के बोल रहे हो तुम? मेरे को पहले ही पता है। ये मेरे नोट्स बने हुए, नोट्स में से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मैं तो है। नोट्स में से बोल रहा हूँ ना। तुमने नोट्स कहाँ उसमें बनाए थे जैसे ये नोट्स? सर बना लिए सर, पहले ही बना रखे हैं। तो भाई पढ़ भी लिया करो इनको। ये तो सर पढ़ के बता रहा हूँ ना, मुझे याद हो रहा है सर। हाँ, जैसे सर इंडिया में जेनेसिस, कलर और कंपोजिशन की लोकेशन के बेसिस पे कुछ सॉइल्स हैं, जो कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड येलो सॉइल है, लेटराइट है, एरिड है, सलाइन है, पीट है और फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक है, चलो ठीक है। जलोढ़ मृदाएं कहाँ पाई जाती है हिमांशु? सर जलोढ़ मतलब इंग्लिश में बोलूँ ना? अरे हिमांशु 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 है यहाँ पे? अरे हिमांशु है या नहीं? हिमांशु है तो सीधी यहाँ पे। हिमांशु चलो गायब हो गया हो। चलो शिवानी बताइए। कौन सी वाली? जलोढ़ मृदा और वो मतलब थोड़ा रेफरेंस दे सकते हो कौन सी वाली उसकी है, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो। अरे डिपोजिशन क्या बोलेंगे इनको? जलोढ़ मृदा को क्या बोलेंगे? जो ये रिवर नदियाँ जो बह के लेके जाती है। एलुवियल सॉइल। हाँ बताइए। हाँ, एलुवियल सॉइल आपको जहाँ जहाँ नदियाँ बह रही हैं उनके डेल्टा के आसपास मिल जाएगा, और जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा इनके डेल्टा के पास मिल जाएगा, इंडो गैंजेटिक में मिल जाएगा, और 43% अपने एलुवियल मतलब कवर्ड है एलुवियल सॉइल से। इसमें किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है और किसकी कमी होती है? किस मतलब? अरे एनपीके रेशियो होता है ना, उसमें से किसकी ज्यादा है, इसमें कौन सी कमी है? ये तो नहीं पता मेरे को। सर मैं बताऊं? ये आपने जब सर इसमें पोटास ज्यादा होता है और फास्फोरस कम होता है। हाँ याद रखना ही चाहिए। याद रखना डेंसिटी का एग्रीकल्चर पाया जाता है यहाँ पे, मतलब कैसी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। सर मैंने मेरे नोट्स में इसमें एक पॉइंट और लिखा था सर, इसमें जो सैंड कंटेंट है ना वो वेस्ट से ईस्ट में डिक्रीज होता है एलुवियल सॉइल में। वेस्ट से ईस्ट में जब जाते हैं जब सैंड कंटेंट कम होता है। हाँ तो भंगार उसकी साइड ही है ना, मतलब अगर एलुवियल को 4 भागों में तोड़ोगे आप तो तेराई होता है, एक खादर होता है, एक भंगार होता है। हाँ, खादर है, भंगार है और ये है अपनी तराई। काली मृदा के बारे में बताइए, ब्लैक सॉइल के बारे में। सर ब्लैक सॉइल जैसे अपन को मालूम है ये कॉटन सॉइल, रेगुलर सॉइल है ये तरीके की, और ये कॉटन के प्रोडक्शन, कॉटन उगाने में सबसे ज्यादा काम आती है। इसमें पोटैश होता है, CaCO3 होता है, लीमा होता है। लीमा मतलब सर लीमा एक
एक एलिमेंट है डीमा। उसके बाद ये अपने कुछ एरियाज में पाई जाएगी, जैसे दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उसके अलावा गोदावरी कृष्णा के अपर डेल्टाज में नॉर्थ में पाई जाएगी। उसके अलावा ये कॉटन ब्लैक सॉइल है सर ये। मेरे एक क्वेश्चन जागा मन में। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में तो मतलब ब्लैक सॉइल है ही नहीं, है ना? कौन अब मेरे बोल को नहीं दिया? पता है नहीं है। कौन बोल दिया ब्लैक सॉइल अब नहीं है? तो जब पार्टीशन हुआ था तो ऐसे कहते हैं ना, कॉटन ग्रोइंग एरिया उनके पास ज्यादा चला गया, तो वहां पे कितनी ब्लैक सॉइल है? अच्छा, वो इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि भारत के पास चला गया कॉटन वाला। नहीं नहीं नहीं, इंडिया ऐसे बोलता है जब पार्टीशन हुआ ना तो पाकिस्तान के पास ज्यादा एरिया गया है कॉटन ग्रोइंग वाला। है? हाँ तो तभी मैं बोला वहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता होगा, तभी तो होता होगा ना। तो सर ब्लैक सॉइल तो ये दक्कन के पठार पे ही है ना, तो वहां तक कैसे पहुंचा? अरे ऐसा नहीं है भाई। खैर चलो आप बताइए मुझे, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, ब्लैक सॉइल में लाइम की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन ज्यादा होता है, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, रिमोनियम ज्यादा होता है। उसमें फास्फोरस की कमी होती है, पर पोटेश ज्यादा होता है। नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है। इसके कलर्स ऐसे वेरी करते हैं, जैसे डार्क ब्लैक से ग्रे तक इसके कलर्स वेरी करते हैं। और ये ड्राई सीजन में बिल्कुल क्रैक्स डेवलप कर लेती है, क्योंकि इसमें पानी नहीं इसमें अगर पानी नहीं डाला जाए ड्राई सीजन में तो बिल्कुल क्रैक होके श्रिंक। तो ये अच्छी बात है या नेगेटिव बात है इसके लिए? सर ये इसके लिए खराब बात है। ये अच्छी बात है। कैसे सर? सेल्फ में अरे हवा मिलती है ना। मतलब नवी बनी रहती है उसमें। अच्छा, हाँ, ओके। तो मतलब जैसे कम बरसात वाली फसल भी लगाओगे ना तो उग जाती है इसमें। अच्छा ये बात याद रखना, विजन का टेस्ट लगाओगे तो क्वेश्चन आएगा इसमें। अच्छा। लाल और पीली मुद्राएं बताइए शिवानी। रेड और येलो। ये आपको रेड इस वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है ना, इस वजह से। और अगर इसको हाइड्रेशन मिलेगा तो ये येलो कलर में तब्दील हो जाती है। और 18.5% है। और डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न और साउथ इंडिया में मिल जाएगी। किस चीज़ के लिए फेमस है? कौन सी फसल उगती है यहाँ पे? पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट। रॉक सेल से निकलती है, याद रखना। लाल मृदा पश्चिम घाट में उधर मिलती है ज़्यादा ही। चलो, लेटराइट मुद्रा क्या होती है मुदित? सर लेटराइट जो है ये इसका कलर ब्रिक जैसा होता है। ये हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल चाहिए इसको। और अरे शिवानी इसकी सुनो, वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेटू है। ऐसे नहीं कि भारत में दक्कन का प्लेटू है भाई, वहाँ पे भी सिंध का प्लेटू है, इसलिए वहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, बट ज्यादा एरिया उनके पास चला गया ना। पोतहार कॉटन प्लेटू एरिया। है, बलूचिस्तान वाला प्लेटू है, लोअर इंडस प्लेन है, इस कारण से वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। चलो ठीक है। अच्छा सर, ये लेटराइट सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक मैटर में कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम में कमी होती है, बट इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास ज्यादा होते हैं। और ये सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, पर अपन इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर लगा के, इरिगेशन देके इसको अपन बना सकते हैं। सर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, केरला में ये कैश्यू नट और टोपियोका, मतलब जैसे कंदमूल फल टेपियोका जो होता है, अरे बादाम, बादाम, काजू। हाँ, काजू, कैश्यू नट, टेपियोका के लिए भी उगाई जाती है। उसके बाद सर इसको सबसे ज्यादा यूज करा जाता है अपने घरों की ब्रिक्स बनाने के लिए। उसके बाद इनमें ये ज्यादातर कॉमनली मिल जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के हिली एरियाज में, असम, उड़ीसा में। उसमें सर ये क्या बोलते हैं, एक और चीज है इसमें सर, इसमें ना ह्यूमस कंटेंट जो है इसकी रिमूव हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से। ओके। ड्राई सॉइल क्या होती है शिवानी? एरिड सॉइल। हाँ, एरिड बोलते हैं क्या? अच्छा, एरिड। शिवानी कहाँ भाग गई? सर वो माइक ऑफ था।
बोलिए। सैंड कंटेंट ज्यादा होता है और एयर मतलब एयरेटेड बहुत ज्यादा होती है, हवा आसपास ज्यादा हो सकती है क्योंकि और पानी नहीं ठहरता उसमें। ये तो होती है, इसके फीचर्स होते हैं और ये मिलती है वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के आस थोड़े थोड़े इलाकों में मिल जाएगी। और यहाँ पे आप उगा क्या सकते हो, मिलेट उगा सकते हो, बाजरा, मेज, बार्ले। सही है। और लवण मदराए सलाइन सॉइल सर, सलाइन सॉइल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नमक, ऐसे नमक ज्यादा है तो ये इनफर्टाइल है। ये कोई भी वेजिटेबल की ग्रोथ में काम नहीं करती क्योंकि इनमें नमक बहुत ज्यादा है। ये ड्राई क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज का इंडिकेशन करती हैं। ये वाटर लॉक्ड होती हैं, सैम्पी एरियाज में ज्यादा मिलती हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो सैंडी से लोमी के बीच में वेरी करता है। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। ये ज्यादातर वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबन, रण ऑफ कच्छ वगैरह में मिलती हैं ज्यादातर। उसके बाद क्या है जब अगर सैलिनिटी आ जाती है तो? सॉल्यूशन मैंने लिखा है सर, जिप्सम मिला दो उसमें। ओके। जी सर। पीट में मदराए क्या होती है? पीट क्या बोलते हैं इसके सर इंग्लिश में? पीटी सॉइल सर हैवी रेनफॉल और हैवी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में एक गुड वेजिटेशन के वजह से मिलती है। इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। उसके अलावा इसकी ह्यूमस बहुत रिच होती है। उसमें आप ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें 50 से 40% बीच में वेरी करता है। ये हैवी ब्लैक कलर की होती हैं और ये कहीं ना कहीं एल्कलाइन भी होती है क्योंकि ये बहुत बेसिक हो जाती है बाद में। उसके बाद ये बिहार के नॉर्थ पार्ट में, सदर्न वेस्टर्न उत्तरांचल, कोस्टल एरियाज ऑफ बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, वहां ज्यादा मिलती है। और फॉरेस्ट सॉइल? हाँ सर, फॉरेस्ट सॉइल ये लोमी और सिल्टी होती हैं। ये कोरस ग्रेन की अपर स्लोप्स में मिलती हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एसिडिक होती हैं, लो ह्यूमस होता है। इसके अलावा आप इनमें ये वैसे तो कम वो होती हैं, क्या बोलते हैं, इनकी टेक्सचर, क्वालिटी वगैरह जर्मिनेशन के लिए अच्छी होती है। बाकी इसमें बहुत कम उगा सकते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह क्रॉप्स बहुत कम उगती हैं, उगती नहीं है बट। शिवानी, मृदा इरोजन का क्या कारण होते हैं? सॉइल इरोजन ना, हवा, वाटर, पानी, हवा और लोग। बस? और क्या होगा सर? बस। मुदित, हाँ सर। चंबल के पेड़ क्यों बने थे? सर चंबल की भेड़ इसी की वजह से बने थे क्योंकि अपने ये सर गली इरोजन की वजह से हुआ। डीप गलीज बन गई, रिविराइंस बन गई, जो कि बैडलैंड टोपोग्राफी है। रिविराइंस। और सर ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी ऐसी बैडलैंड टोपोग्राफी, जहाँ सूखे इलाके हैं ना तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के, वहां पर भी ऐसी रिविराइंस पाई जाती है। रवाइंस। ओके ओके। अरे मैंने सब कुछ मार्क मेरे लिख रखा है नोट्स में। आगे क्या लिखा है वो भी बता दीजिए। आगे क्या लिखा है, कहाँ लिखा है आगे, मैंने क्या लिखा है सर? इसी के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में जो मैंने लिखा है वो है कि सर सॉइल इरोजन कुछ नहीं है, सॉइल के कवर का डिस्ट्रक्शन है, जो कि बिल्कुल सही बताया गया। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी और नेचुरल एजेंट्स की वजह से भी रिमूव होता रहता है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब अपनी ओवर ग्रेजिंग हो गई, या अपने फसल उगाने के लिए जो सॉइल की डिमांड है वो हो गई। उसके अलावा कल्टीवेशन है, ग्रेजिंग है, और नीड्स के लिए सर वाटर और विंड भी बिल्कुल सही बताया गया कि इसकी वजह से भी ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो उड़ती रहती है, हटती रहती है, तो वो फिर ऐसे वो हो जाती है सर। फिर बाद में जाके सॉइल इरोजन के बाद जाके जब वो बहुत वर्स हो जाता है, जब सॉइल डिग्रेडेशन हो जाती है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन तो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन अपना एक तो है ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करा जाए, दूसरा डिफॉरेस्टेशन की जगह अफॉरेस्टेशन करी जाए, तीसरा इरिगेशन का ओवर यूज नहीं करा जाए, एरेबल लैंड को जितनी है उसी को ढंग से कंजर्व कर लो और एरेबल लैंड नहीं बनाई जाए। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि सीढ़ीदार खेती ये सब नहीं आएगी? हाँ सर, वो भी आएगी।
मेड़बंदी। मेड़बंदी सर वो तो सॉइल कंजर्वेशन में आ जाएगा। ये इरोजन और डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन बताया, वो सर सॉइल कंजर्वेशन में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने लिखा है सॉइल कंजर्वेशन में अपन को इरोजन और डिग्रेडेशन को रोकना है। तो जैसे कुछ तरीके हैं, काउंटर बंडिंग है, काउंटर ट्रेसिंग है, इरेगुलेटेड फॉरेस्ट्री है, कंट्रोल ग्रेजिंग है, कवर क्रॉपिंग है, मिक्स फार्मिंग है और क्रॉप रोटेशन है। और इसके साथ सर मिक्स फार्मिंग में क्रॉप्स और लाइव स्टॉक दोनों की क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, और लाइव स्टॉक मतलब भेड़ बकरी भी चरा रहे हैं, भेड़ बकरी भी पाल रहे हैं, वो होता है। ओके ओके, चलो बाढ़ आने का क्या कारण होता है मुदित? सर बाढ़ आने का क्या कारण होता है सर? ये कहाँ बाढ़ क्या सर? बाढ़ तो तभी आएगी ना जब सॉइल पानी रिटेन नहीं कर पाएगी। एकदम बारिश का पानी या नदियों का पानी इकट्ठा हो गया एक जगह पे, वो या तो वो उसके नीचे नहीं जा पाया और या बह नहीं पाया, तो बाढ़ आ गई। चलो शिवानी बताइए, हिमालय और भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट के आसपास है ना। ये कारण है? हाँ मतलब टेक्टोनिक प्लेट मतलब यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट मतलब धस रही है ना, कन्वर्ज हो रही है। अरे ये तो वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है, ये तो मेंस में आता है ना। कौन? अरे मुझे 2023 के क्वेश्चन जाके उठा के देखना। और भूकंप का पीआरएस पूछा है, एक क्वेश्चन आया था सर, तो उससे क्या मतलब है? एनसीईआरटी में दिया, पढ़िए। चलो ये बताइए मुझे, पूरी भारत के में जो है बाढ़ पश्चिम भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? सर ये नहीं मैंने पढ़ा होगा पर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। शिवानी बताइए। सर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर आप ये कह सकते हो कि वो पहाड़ों से बहुत सारा सामान लेकर आती है, तो क्या होता है उसके जो नीचे का जो बेसमेंट है, रिवर जहाँ पे फ्लो हो रही है ना, ड्रेनेज पैटर्न का बेसमेंट, तो कुछ वो डिपॉजिट भी तो करती चलेगी ना, तो उससे क्या होगा, वो नीचे की जगह भरती जाएगी और वो ऊपर की साइड पानी फिर आएगा। समझे आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? हाँ है ना। हाँ तो एक ये है, और दूसरा उसका जो मतलब तेजी होती है ना, बहुत तेज होती है, मतलब स्पीड हैवी होती है कंपैरेटिवली। साउथ में क्या है, स्टेबल है ना, प्लेट्यू स्टेबल है। अब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो बहुत तेजी से गिरेगी, तो पानी बहुत तेजी से आता है, ये भी एक कह सकते हैं। और यहाँ पे GLOF फिनोमिना भी है। मतलब क्या होता है, मान लो कोई लेक है, अभी वो पानी से भरी है, फिर एकदम से उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा गिर जाएगा, तो वो जो पानी भरा हुआ था वो तो कहीं जाएगा ना, तो वो सारा पानी इस साइड आता है, मतलब रिवर्स में आता है, और वो बहुत तेजी से आता है। तो ये भी GLOF फिनोमिना है एक। और यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, ये भी कह सकते हैं, टाउन प्लानिंग अच्छी नहीं है। चलो मुदित ये बताइए कि वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट इंडिया में ड्राई सीजन क्यों रहता ज़्यादा? मतलब ज़्यादा बरसात क्यों नहीं होती, सूखा क्यों रह जाता हो? ड्राउट बोलते हैं ना उसको, सूखे को ड्राउट। मुदित कहाँ भाग गया? शिल्पा भी है सर यहाँ पे? शिल्पा बताओगे? ये मुदित कहाँ भाग के जा रहा है आजकल? अरे लास्ट चैप्टर है, जल्दी खत्म करते हैं, फिर सो जाना जाके। चलिए मुझे बताइए शिवानी, ये अरे मैं बता देता हूँ भाई, वेस्टर्न कोस्ट इंडिया में सब ऐसी बात है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो बरसात नहीं कराता है, ठीक है। दूसरी बात वहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट ये रहता है, तो सब ऐसी बात हो, सॉरी, जब डेजर्ट रहता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। एक तो देखो वेस्टर्न कोस्ट की स्थिति के कारण वेस्टर्न, इसका हिस्टोरिकल रीजन भी तो दो ना। हिस्टोरिकली क्या हुआ था, वो राजस्थान नीचे धस गया था ना, मतलब ट्रैवल करता करता, तो मतलब सी के काफी टाइम तक जब कोई चीज सी के नीचे रहेगी फिर एकदम से ऊपर आएगी तो वहां की सॉइल बीच जैसी हो जाएगी ना। मैंने वो नहीं पूछा है,
मैंने ये रीजन तो? पूछा कि बरसात क्यों नहीं होती वेस्टर्न कोस्ट में, मिड भारत को, मध्य भारत में। अच्छा सर, अरावली है ना, अरावली क्या करते हैं, वो पैरेलल है ना, अगर वो मतलब वो होते हैं ना, बीच में होते हैं तो सारी बरसात इधर हो जाती, पर वो पैरेलल है तो हवा ऐसे निकल जाती है। ठीक है। और नहीं पता। विदर्भ महाराष्ट्र का इलाका क्यों रहता है सूखा? विदर्भ महाराष्ट्र वाला तो सर वो तो लीवर्ड साइड हो गया ना, मतलब वहाँ पे वेस्टर्न घाट होंगे तो वो पहले इधर बारिश कर देते होंगे, जब तक उधर जाएगा तो मॉइस्चर ही खत्म हो जाता होगा विंड्स का। वही तो कारण रहता है। भारत में कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? सबसे ज्यादा बाढ़? सर मैं इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ तो सर बिहार बंगाल में आती है। हाँ बिहार, कोसी बिहार चार ऑप्शन है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, उत्तर प्रदेश है, बताइए। सर अब ऐसे तो डिपेंड करता है ना किस नदी में ज्यादा पानी एकदम आ जाए, जिसको स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, किस नदी में एकदम आ जाए। बिहार, इट डिपेंड। बिहार कह सकती हूँ ना। नहीं बिहार है। बिहार है तो बीमार स्टेट है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बिहार यार दामोदर घाटी परियोजना के कारण है ना, बंगाल ने अपना कंट्रोल कर लिया है, पर बिहार अभी भी नहीं कर पा रहा, ये बात याद रखना। चलो, माजुली द्वीप कहाँ पे है शिवानी? माजुली असम में है। कौन सी नदी? वही ब्रह्मपुत्र। हाँ याद रखना। लैंडस्लाइड क्यों होता है शिवानी? लैंडस्लाइड पेड़ पौधे कम है तो क्या होता है, तो पता नहीं। मैं लॉजिक नहीं लगा पा रही, तो पता नहीं। कुछ मैं बताऊं लैंडस्लाइड के बारे में? बताइए। सर लैंडस्लाइड ज्यादातर यंग माउंटेन्स में होता है, जैसे अपने हिमालयस है। नहीं, फिर तो इडुक्की में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे? सुनो कहाँ पर? अरे सही बताया उसने, मुदित ने, सही है, बता मुदित। हाँ सर मैं बता रहा हूँ। सर लैंडस्लाइड ज्यादातर यंग माउंटेन्स में होता है, और जैसे अपने अंडमान निकोबार है, हिमालय है, स्टीप स्लोप्स इनका एक मेजर कारण है, जो कि नीलगिरी और वेस्टर्न घाट्स में आपने भी बताया, इडुक्की, वायनाड का हम सुनते हैं। उसके बाद सर इसमें मेन प्रॉब्लम है जो स्लोपिंग। सर इसमें क्या होता है, पहाड़ की डेब्रिस, स्टोन्स वगैरह, ये स्लोप से नीचे लुढ़कते हुए, जिसको हम हिंदी में कहेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे फॉलिंग स्टोन। सर ये ऐसे डेब्री वगैरह, मोटे पत्थर, मिट्टी, बालू, मतलब जो भी पहाड़ों पे है, पेड़ का मलबा, किसी ने पेड़ काटे हैं तो वो मलबा पड़ा है, वो या तो अर्थक्वेक हो जाए, या ऐसा कुछ अर्थक्वेक ही हो जाए, या आपके ऊपर एकदम बारिश आ जाए तो बारिश के पानी के वेग से नीचे आ जाएगा, तो लैंडस्लाइड उसको कहते हैं। और यही लैंडस्लाइड अगर अपने ऐसे माउंटेन्स पे आए जहां पर अपने स्नो कवर ज्यादा है, वो एवेलांच हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी ग्रेविटी की वजह से नीचे स्लोप से आए, वो है लैंडस्लाइड। या वो एक पृथ्वी का एक वो भी हो सकता है, मतलब ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, मतलब पहाड़ का हिस्सा भी हो सकता है, पहाड़ की चोटी भी हो सकती है, और जो मलबा पड़ा है वो भी हो सकता है। कोई ने घर बनाया उस पे और एकदम अर्थक्वेक आ गया तो वो घर का मलबा भी नीचे आ सकता है। चलो, कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ पे है शिवानी? कार्बी एंगलोंग, कौन सा? कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग है तो नॉर्थ ईस्ट साइड ही। कहाँ पे है तो? अरे कहाँ है ये नहीं पता, मतलब मैं अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगी। क्या जगह का नाम बताओ, क्या बताओ? कार्बी। सर कार्बी एंगलोन तो असम में है ना? इकोलॉजिकल ड्राइनेस किसको, मतलब क्या ड्राउट किसको बोलते हैं मुदित? सर
इकोलॉजिकल ड्राउट, सर इकोलॉजिकल ड्राउट तो उसी को कहेंगे जब एक साथ काफी सारी विपदाएं आ जाएं, उसी को इकोलॉजिकल ड्राउट कहेंगे। या डाउट वो वाला डाउट बोल रहे हो जब सूखा पड़ जाए, वो होता सूखा वाला ही। अच्छा हाँ, तो सूखा वाला में सर ये होता है, ड्राउट में वैसे तो जनरली सूखा पड़ता है। अब इकोलॉजिकल ड्राउट में ये हो कि नेचुरल इको सिस्टम में पानी की कमी एकदम हो जाए, उसकी वजह से दूसरे डैमेजेस हो जाए, उसको कहेंगे इकोलॉजिकल। अरे इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस को या स्ट्रेस को ही इकोलॉजिकल ड्राउट बोला जाता है। अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। सर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोन है अभी भी। राजस्थान, मरुस्थली, कच्छ, गुजरात, इधर। ये स्टॉर्म सर्ज क्या होता है मुदित? हाँ सर, स्टॉर्म सर्ज कुछ नहीं होता। स्टॉर्म सर्ज मतलब आप एकदम से, ये एक कारण है अपने क्या बोलते हैं फ्लड का, या आप कह लो उसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक कॉन्सिक्वेंस है। सर स्टॉर्म सर्ज में कुछ नहीं होता, जब पानी का, समुद्र का लेवल एबनॉर्मली तरीके से राइज हो जाए और उसमें स्टॉर्म चल रहा हो, पानी में साइक्लोन चल रहा हो, वो है स्टॉर्म सर्ज। और मैं पढ़ के बता दूं सर, स्टॉर्म सर्ज ये इंटरेक्शन है सी, एयर और लैंड की वजह से। लैंड इन तीनों का इंटरेक्शन से कॉज होता है। कोरलिस फोर्स जो है 0 से लेके 5 डिग्री में क्यों नहीं जनरेट होते हैं? सर मालूम नहीं मुझे। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, कोरलियस फोर्स नहीं होता इस कारण से, या वीक पाया जाता है इसलिए नहीं होते हैं। अच्छा, ये यूपीएससी क्वेश्चन है भाई, तो होना चाहिए आप लोगों को। सुनामी क्या होती है मुदित? जी सर, सुनामी एक जापानीज वर्ड है। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे नोट्स में से बता रहा हूँ, ठीक है सर। सुनामी अर्थक्वेक आता है ना जब समुद्र के नीचे, तो सुनामी आती है। वही कारण होता है और कोई भी कारण होता है? नहीं सर, मैं और एक कारण और बताऊंगा सर। सुनामी वैसे सही बताया गया, सुनामी अर्थक्वेक आएगा या वॉल्केनिक इरप्शन आए सी फ्लोर में, उससे सडन डिस्प्लेसमेंट हो ओशन वाटर की प्लेट्स का, या ओशन वाटर से लार्ज हाई वर्टिकल वेव्स बनाए, उसको कहते हैं, जिसको हार्बर वेव्स कहते हैं, या अर्थक्वेक की वजह से सेस्मिक सी वेव्स कहते हैं, उसको कहते हैं सुनामी। ये जापानीज वर्ड है सुनामी। ये शैलो वाटर वेव्स होती हैं बेसिकली। सुनामीज आर शैलो वाटर वेव्स। और ये रिंग ऑफ फायर में जहां अर्थक्वेक ज्यादा प्रोन है, वहां पाया ज्यादा आती हैं, जैसे अलास्का का कोस्ट, जापान का कोस्ट, फिलीपीन का कोस्ट, या आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सुंडा स्ट्रेट, श्रीलंका, इंडिया। मतलब इंडियन ओशन रीजन में ये सुनामी उधर से साउथ चाइना सी के नीचे वाले रीजन से, जहाँ रिंग ऑफ फायर है, जापान सबसे ज्यादा, वहाँ। ओके चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब 11th क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, लगभग हाँ जी सर, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हर साल, तो बी रेडी, पढ़ लेना। तो अगले वीक जो है अपन उसको कंप्लीट करेंगे, ये चीज याद रख लेना। कौन सा ह्यूमन वाला? अरे ह्यूमन वाला नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल। अच्छा ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। कल मैथ की होगी क्लास, आ जाना। हाँ सर, नंबर सिस्टम्स के साथ खेलना। हाँ ओके।